अध्याय 14 दोलन शेष लघुत्तरीय प्रश्नों का हल हम इसमें करने वाले हैं। करते हैं हम इसके प्रश्न नंबर 5 से, जो कि पूछा है सरल लोलक के नियम लिखिए। सरल लोलक के नियम लिखना है तो 4 नियम सरल लोलक के हैं। किस प्रकार के नियम है तो देखिए, हमें इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है सरल लोलक के आवर्तकाल का T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, ये सूत्र होता है। तो 2 नियम तो आपको यहाँ से बन जाएंगे। क्या क्या नियम है तो सबसे पहला है, ऊपर आया अंडर रूट में एल है तो पहला नियम लंबाई का नियम है। तो पहला नियम लंबाई का नियम, सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावकारी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं टी अनुक्रमानुपाती रूट एल। दूसरा सूत्र में आप देख सकते हैं जी बटे में आया हुआ है, जिसको हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का नियम। तो सरल लोलक का आवर्तकाल उसके उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका मतलब है कि टी व्युत्क्रमानुपाती रूट जी, है ना, टी व्युत्क्रमानुपाती रूट जी। उसके बाद 2 नियम और आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। क्या क्या नियम है तो ये है, थर्ड है द्रव्यमान का नियम। तो ये नियम है कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक या धागे के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये थर्ड नियम है, ये निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। और चौथा नियम है समकालत्व का नियम। तो सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, यह समकालत्व का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से जो 4 नियम है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, जो कि पूछा है सरल लोलक के या सरल आवर्त गति करते कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है तो संपूर्ण ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योगफल ही संपूर्ण ऊर्जा कहलाती है। यदि द्रव में होती है तो प्लस में दाब ऊर्जा भी और ऐड हो जाती है। तो आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। ये मान यहाँ पर लिखना है। v यानी कि वेग होता है। तो हम सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूत्र है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो वेग है उसका सूत्र होता है v बराबर ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y²। ये वेग है। यदि m कण का द्रव्यमान हो तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी तो ये सूत्र है के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। यही सूत्र है। v का मान यहाँ से आप लिख दें 1/2m बड़े कोष्टक के अंदर ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y² का होल स्क्वायर आप कर दें तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट है ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ आ जाएगी 1/2 m ओमेगा² ब्रैकेट में a² माइनस y²। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दें। क्या देना है आपको, समीकरण नंबर 1 दे देना है। अब स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर निकालना है। चलिए इसके स्थितिज ऊर्जा भी हम यहाँ पर इसकी निकाल लेते हैं। तो सरल आवर्त गति में कण का जो त्वरण होता है वो क्या होता है, ये होता है अल्फा बराबर -ओमेगा²y। अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में इसका जो त्वरण है वो निकालना सीखा था। हाँ, तो त्वरण क्या हो गया, ये हो गया माइनस का ओमेगा² हो गया। न्यूटन का द्वितीय नियम लगाना है। तो ये होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो लोलक का द्रव्यमान m था और त्वरण यहाँ पर माइनस का ओमेगा² आया हुआ है। तो यहाँ पर कण का द्रव्यमान m हो तो कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या निकालने हैं, प्रत्यानयन बल निकालते हैं। और प्रत्यानयन बल जो होता है ये गति की विपरीत दिशा में होता है, इस कारण से यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो F बराबर हो गया माइनस का m इंटू त्वरण। इस माइनस से ये वाला जो माइनस यहाँ हम लिखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि धनात्मक वैल्यू आ जाएगी। तो बल आया m ओमेगा² क्या आया, m ओमेगा² आया हुआ है। हमें यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर किए गए कार्य के ही बराबर होती है। यदि हम यहाँ पर कार्य निकाल लें तो हम यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकाल पाएंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि चूंकि प्रत्यानयन बल सदैव
साम्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, यानी कि साम्य स्थिति की ओर लाने की चेष्टा करता है। अतः कण के विस्थापन को बनाए रखने के लिए प्रत्यानयन बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक बल कण पर लगाना होगा। इस बल का मान साम्य स्थिति पर शून्य होता है। मिडिल जो लाइन होती है साम्य अवस्था में इसका मान शून्य होता है, और साम्य स्थिति से दूर हटने पर इसका मान बढ़ता जाता है। क्या होता है साम्य स्थिति में, तो इसका मान शून्य रहता है, लेकिन जब साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापित हो जाता है तो इसका मान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो कण पर लगने वाला माध्य बल या निकालना, कण पर लगने वाला माध्य बल जिसे बोला जाता है मध्यमान बल। तो एफ बराबर यहाँ पर शून्य लगा है और यहाँ पर बढ़ता जाता है, और कितना बढ़ता है, ये अधिकतम यहाँ तक बढ़ता है एम ओमेगा स्क्वायर वाई तक। तो मध्यमान बल हो गया एफ बराबर 0 प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वाई अपॉन 2। यहाँ पर इसको आप जोड़ेंगे तो वापस ही आएगा, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये क्या आ गया, बल आ गया। जब बल आ गया तो कार्य निकाल लें। तो कण को वाई दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो कार्य हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। बल ये आ गया, विस्थापन यहाँ पर वाई था। तो W बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू वाई, वाई का वाई में इंटू किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर। तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। यही कार्य कण में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः कण की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। क्या देना है, समीकरण नंबर 2 दे देना है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपको मिल चुकी है। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिल चुके हैं। पहली इक्वेशन मिली है आपको यहाँ पर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक मिली है पोटेंशियल एनर्जी जो मिली है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। सरल आवर्त गति करते हुए कण की संपूर्ण ऊर्जा, तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को आपको ऐड करना है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं इस प्रकार से। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आई है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अलग अलग हम कर लेते हैं, यानी कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ में और वाई स्क्वायर के साथ में आप कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये यहाँ से दोनों वैल्यूज़ आई है, प्लस में 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, तो इस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ये पोटेंशियल जो टोटल एनर्जी थी ई, ये आ जाएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या आ जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्या जो इसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। कैसे नियत रहती है, तो समीकरण नंबर 3, यानी कि जो मान हम यहाँ पर लेके आए थे, ये कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक है, जो कि एम ओमेगा और ए एक नियत राशि है। जब ये तीनों नियत है, जो ई भी नियत होगा, और इस प्रकार सरल आवर्त गति करते हुए कण की यांत्रिक ऊर्जा भी नियत रहती है। अगला प्रश्न है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक k है को 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक भाग का स्प्रिंग नियतांक क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। प्रारंभ में हम एक स्प्रिंग लेते हैं, तो दृढ़ आधार से बांध दिया जाता है और इसको हम खींचते हैं, मान लिया जाए। है ना, इसको क्या करें, हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं। तो प्रारंभ में जो इसकी लंबाई है वो एल है, क्या है, इसकी लंबाई एल है, और यहाँ पर इसका जो स्प्रिंग नियतांक है वो ए है। अब क्या करना है, सेकंड स्थिति में, प्रथम स्थिति में स्प्रिंग की लंबाई बराबर एल है। बल आपको एफ ए लगाना है, और फिर लंबाई एल हो गई। यदि
बल F लगाने पर विस्थापन x होता है, तब F बराबर होता है kx। क्या हो जाएगा? F बराबर kx हो जाएगा। तो यहाँ से आप स्प्रिंग नियतांक का मान निकाल लें। x यानी कि यहाँ पर विस्थापन हमने नहीं माना, यानी कि L लंबाई है इसकी, तो ये L लिख देते हैं हम यहाँ पर, है ना, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। kx यानी कि विस्थापन, और विस्थापन कितना हो रहा है? L हो रहा, तो kl हो गया। और k का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा F/L। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद सेकंड स्थिति की हम बात करते हैं। अब सेकंड स्थिति में क्या हो रहा है? इस स्प्रिंग को आपको 3 भागों में तोड़ना है, 3 भागों में काट देना। पहला भाग यहाँ से यहाँ तक का बन गया, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक का बन गया, और तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक का बन गया। तो लंबाई के कितने भाग हो गए? लंबाई के 3 भाग हो गए। तो लंबाई का ये तीसरा भाग, लंबाई का ये तीसरा भाग, और लंबाई का ये तीसरा भाग। प्रत्येक स्थिति में क्या चेंज हुआ? लंबाई चेंज होगी। जब लंबाई चेंज हुई तो यहाँ पर इसका जो स्प्रिंग नियतांक है वो भी बदल गया, के डैश हो गया, है ना। क्या हो गया? ये के डैश हो गया। आप चाहें तो अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हैं इनके। यहाँ पर भी के डैश हो गया और यहाँ पर भी के डैश हो गया। अब द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति में जब स्प्रिंग को 3 समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? हो जाएगी L/3। ठीक है। एवं स्प्रिंग नियतांक बराबर के डैश, ये हमने मान लिया इसको, है ना। बल तो हमने F लगाया था, तो जो हमने बल आरोपित किया है, तब बल, तो बल बराबर क्या हो जाएगा? तो ये होता है बल बराबर F बराबर स्प्रिंग नियतांक इंटू लंबाई, यानी कि L। तो F बल निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो बल F बराबर क्या होगा? ये तो हो गया के डैश, बल F बराबर यहाँ पर के की जगह हो गया के डैश, और लंबाई कितनी हो गई? लंबाई यहाँ पर हो गई L/3 हो गई। के डैश की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो निकाल लेते हैं। देखिए, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3F बराबर के डैश इंटू L। के डैश बराबर हो जाएगा यहाँ से 3F/L, 3F/L। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में आप देखिए कि F/L की वैल्यू है K, तो यहाँ से के डैश बराबर एज इट इज है, और F/L की जगह हम K लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3K। तो यानी कि क्या हुआ लास्ट में? तो जो इसका स्प्रिंग नियतांक है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है। स्प्रिंग नियतांक क्या होगा लास्ट में? तो प्रत्येक भाग का स्प्रिंग नियतांक क्या है? तो प्रत्येक भाग का स्प्रिंग नियतांक है 3K। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8। यदि हम अपने कान के पास एक गिलास रख ले तो हमें गुनगुन की ध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो सिंपल सा उत्तर है कि वातावरण की वायु कंपनों की आवृत्ति, वायु के कंपनों की आवृत्ति बर्तन में भरी वायु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। या बराबर हो जाने के कारण बर्तन में भरी वायु के अनुनाद उत्पन्न होने लगते हैं, अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, और बर्तन से हमें गुनगुन की ध्वनि सुनाई देती है। वातावरण की वायु के कंपनों की आवृत्ति बर्तन में भरी वायु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाने के कारण बर्तन में भरी वायु के अनुनाद उत्पन्न हो जाता है, और बर्तन से गुनगुन की ध्वनि सुनाई देती है।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पूछा है, नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण ए तथा विस्थापन x के बीच संबंधों में से किस से सरल आवर्त गति संबंधित है। त्वरण ए है और विस्थापन x है। तो देखिए, यदि विस्थापन y होता है ना, यदि विस्थापन y होता तो हमने गति का अभी सरल आवर्ती गति के लिए व्यंजक स्थापित किए हैं। पहला जो व्यंजक था वो विस्थापन का व्यंजक था, पहला व्यंजक किसका था, विस्थापन का था, जो कि आया था y बराबर a sin ओमेगा टी, है ना, ये आया था, आपको ध्यान होगा। दूसरा हमने निकाला था वेग का, तो वेग का सूत्र था v बराबर ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसा था, है ना। और लास्ट में सूत्र था त्वरण का जो आया था एफ बराबर माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई, ऐसा आया था। तो यहाँ एक्स से है तो यानी कि एफ बराबर क्या होना चाहिए, माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए, यानी कि एफ बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर जो भी संख्या दी होगी वो यहाँ पर सरल आवर्त गति से संबंध है। तो यहाँ देखिए, ए बराबर 0.7 एक्स दिया हुआ है, लेकिन ये माइनस का है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो ये भी सरल आवर्त गति से संबंधित नहीं है। सेकंड में यहाँ पर एक्स का वर्ग है, सिंपल एक्स होना चाहिए, ये भी संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक्स है, बिल्कुल सही है। ए है, त्वरण है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऐसा है ये ए बराबर माइनस ओमेगा वर्ग एक्स, है ना, माइनस का होना चाहिए, माइनस का है, तो यानी कि ये जो थर्ड वाला है ए बराबर -10x, ये सरल आवर्त गति से संबंधित है। और फोर्थ वाला हम देखते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब है, जबकि सिंपल एक्स होना चाहिए था, तो ये भी संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की ये, तो कौन सा आंसर सही है, तो आंसर नंबर सी यहाँ पर राइट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस पार्ट का, हमसे बोला है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर त्वरण 1.7 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। यदि किसी सरल लोलक का पृथ्वी के पृष्ठ पर आवर्तकाल 3.5 सेकंड है तो उसका चंद्रमा पर के पृष्ठ पर आवर्तकाल कितना होगा, जबकि पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। तो ये मान दिए गए हैं, तो जो मान दिए हैं हम उनको सबसे पहले लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि क्या क्या मान यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में दिए गए हैं। तो दिया है, क्या क्या दिया है, पहला है चंद्रमा के पृष्ठ पर त्वरण, त्वरण यानी कि जी दिया हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण की हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के पृष्ठ पर, तो हम इसको जी एम लिख लेते हैं, है ना, क्या लिख लेते हैं, या हम पूरा लिख लेते हैं, चलिए। चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण है ये, यानी कि जी एम बराबर कितना है, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर कितना है गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण ये हो जाएगा जी ई, हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड वर्ग हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला पृथ्वी के पृष्ठ पर आवर्तकाल, पृथ्वी के पृष्ठ पर सरल लोलक का आवर्तकाल, यानी कि टी ई, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो ई टी ई बराबर हो गया 3.5 सेकंड हो गया। तो चंद्रमा के पृष्ठ पर आवर्तकाल यानी कि टी एम इक्वल टू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो सरल लोलक का आवर्तकाल, चूंकि कर लेते हैं, चूंकि सरल लोलक का आवर्तकाल आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, ये होता है सूत्र, टी बराबर 2 पाई रूट एल बाय जी। तो देखिए यहाँ पर कहीं से लंबाई और 2 पाई की बात यहाँ पर नहीं हुई है,
फिलहाल 2 पाई तो अचर राशि होती है ना, और लंबाई की बात यहाँ पर कही नहीं गई है। हम लिख लेते हैं यदि लंबाई समान हो तब। लंबाई किसकी, तो सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई दोनों स्थितियों में समान रहे तब। तब टी बराबर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं टी बराबर 1/√L बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टी बराबर, चलिए हम यहाँ पर बराबर की बजाय पहले अनुक्रमानुपाती के चिन्ह लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, टी बराबर √G, है ना, टी बराबर 1/√G। तब पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल और चंद्रमा की सतह पर आवर्तकाल हम लिख लेते हैं। तब पृथ्वी के पृष्ठ पर आवर्तकाल या पृथ्वी पर आवर्तकाल, तो टी ई बराबर हो जाएगा 1/√GE। समीकरण नंबर 1 हो गया। वैसे ही चंद्रमा पर आवर्तकाल, टी एम बराबर क्या हो गया, 1/√GM। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और हमें तुलना करनी है। चंद्रमा का आवर्तकाल निकालना है तो टी एम निकालना है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देते हैं। समीकरण 2/1 से भाग दे लेते हैं, तो टी एम बाई टी ई होगा इधर। इधर हो जाएगा 1/√GM बटा ये वाला होगा। है ना, यहाँ उलट गुणित आप करेंगे, उलट गुणित आप करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा टी एम बाई टी ई इक्वल, दोनों ही अंडर रूट में है तो ये ऊपर चल जाएगा और जी एम नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ई बाई टी एम। अब टी एम निकालना है तो टी एम बराबर हो जाएगा, मूल पर आवर्तकाल निकालना तो टी ई इंटू अंडर रूट टी ई बाई टी एम हो गया। वैल्यूज़ दे रखी है यहाँ पर, टी एम बराबर टी ई की वैल्यू कितने दे रखी है, तो टाइम ऑफ अर्थ पे कितना है 3.5 है, इंटू पृथ्वी पर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 बटे, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है 1.7। 9.8 को आप 1.7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3.5 इंटू रूट में मिल जाएगा आपको 5.76, क्या मिलेगा 5.76 आपको यहाँ से मिलेगा। फिर जब आप 5.76 का अंडर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा टी एम इक्वल 3.5 इंटू, यहाँ मिल जाएगा ये 2.4, और लास्ट में जब आप 3.5 का इंटू 2.4 से करेंगे तो आपको मिलेगा 8.40, या हम बोल सकते हैं टी एम बराबर 8.4 सेकंड। ये आपको यहाँ पर आंसर इसके मिल जाएंगे। तो चंद्रमा पर इसका जो आवर्तकाल होगा वो हो जाएगा 8.4 सेकंड।